Hello everyone, this is gonna be a quick editorial of LeetCode Contest 365. So yeah, let's start with the A problem. ओके तो मैं समझा देता हूँ कि ए प्रॉब्लम है क्या। ए प्रॉब्लम में बेसिकली हमें एक एरे गिवन है, ठीक है। क्या हमें एक एरे गिवन है, एरे गिवन है और वो किस फॉर्म में होगी, ऐसे समझ लो कि वो A1 A2 A3 अप टू AN इस फॉर्म में होगी। अब है ना, इस एरे में काफ़ी सारे ट्रिपलेट एग्जिस्ट करते होंगे, लाइक A1 A3 A5 A1 A2 A4 ऐसे काफ़ी सारे ट्रिपलेट एग्जिस्ट करते होंगे। तो हमें उन वाले ट्रिपलेट्स को देखना है जिनमें i इज लेस देन, जिसका मतलब i जिसका i इज लेस देन j एंड j इज लेस देन k। तो मतलब जो ट्रिपलेट का जो पहली वाली वैल्यू होगी उसका इंडेक्स जो होगा वो लेसर देन होनी चाहिए दूसरी वाली वैल्यू से, और दूसरी वाली वैल्यू के इंडेक्स से, और दूसरी वाली वैल्यू का जो इंडेक्स होगा वो थर्ड वाली वैल्यू के इंडेक्स से कम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ट्रिपलेट क्या है, 1 3 5, 1 इज लेस देन 3, 3 इज लेस देन 5, ये क्या है 1 2 4, तो 1 इज लेस देन 2 है, 2 इज लेस देन 4 है। तो हमें ऐसे ट्रिपलेट सीखना है, लेकिन हमें बताना क्या है, हमें बताना है कि हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी हमारी क्या, ए आई माइनस ए जे मल्टीप्लाई ए के। तो हमारे काफ़ी सारे ट्रिपलेट एग्जिस्ट करते होंगे, राइट। लेकिन हमें बतानी है कि हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही होगी ए आई माइनस ए जे मल्टीप्लाई ए के की सारे ट्रिपलेट्स में, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि सबसे पहले तो हमारे जो कंस्ट्रेंट्स हैं ना 100 तक दे रखे हैं, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि मैं ब्रूट फोर्स अप्रोच लगा सकता हूँ। मैं ब्रूट फोर्स अप्रोच लगाऊंगा और मैं सारे के सारे जो है ना ट्रिपलेट्स चेक कर लूँगा, और मतलब ट्रिपलेट्स चेक करके मैं जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो स्टोर कर लूँगा। समझ लो कि लॉन्ग आंसर इज इक्वल टू 0 है मेरा, इसमें मैं अपनी मैक्सिमम वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि अपना एक लूप चलाऊँगा जो कि मैं i इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करूँगा और i इज लेस देन a डॉट साइज तक चलाऊँगा। फिर j को कहाँ से रखूँगा, i प्लस 1 से, और j इज लेस देन a डॉट साइज। और फिर k इज इक्वल टू j प्लस 1 से, k इज लेस देन a डॉट साइज। और फिर मैं क्या करूँगा, आंसर को सिंपली कर दूंगा, क्योंकि अब यहाँ पे मेरा i j k का जो ट्रिपलेट होगा वो इंडेक्स वाली कंडीशन को ट्रू कर रहा है। और बस हमें ये देखना है कि मैक्सिमम पेयर है हमारा कि नहीं है। तो मैक्सिमम ऑफ आंसर तो इस ट्रिपलेट की अपन वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ए आई माइनस ए जे मल्टीप्लाई ए के, ठीक है। तो इससे हमारा आंसर निकल आएगा। मैं इसका एक बार कोड दिखा देता हूँ। तो ये हम देख सकते हैं इसका कोड कि मैं सिंपली यहाँ पे 3 लूप लगाए हैं और ब्रूट फोर्स अप्रोच से चेक कर लिया, मतलब लॉन्ग बी इज इक्वल टू सब्ट्रैक्शन रख लिया ए आई माइनस ए जे का, और सी इज इक्वल टू ए के। तो आंसर इज इक्वल टू मैक्स ऑफ दोनों का मल्टीप्लीकेशन, और रिटर्न कर दो एंड में आंसर जो भी आ रहा होगा। तो अब हम मूव करते हैं सेकंड वाली प्रॉब्लम पे। तो जो सेकंड वाली प्रॉब्लम है ना वो सेम ही प्रॉब्लम है, बस इसमें क्या है कि कंस्ट्रेंट्स दूसरे हैं, 10⁵ तक है। तो मतलब अभी तक अपन जो अप्रोच यूज़ कर रहे थे वो O ऑफ n क्यूब कर रहे थे, लेकिन O ऑफ n क्यूब यहाँ पे क्या कर जाएगी, फेल। तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, O ऑफ n या फिर O ऑफ n log n तक, ठीक है। इवन O ऑफ n रूट n तक भी सोच सकते हैं। तो अब हम सोचते हैं कि अगर मैं सारे ट्रिपलेट्स को चेक करता हूँ, i इज लेस देन j इज लेस देन k होना चाहिए, है ना। तो इक्वेशन को ध्यान से तुम देखो, ए आई माइनस ए जे मल्टीप्लाई ए के। तो इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी सारे आते हैं जिनमें है ना तुम्हें ट्रिपलेट्स फाइंड करने होते हैं, राइट। मतलब ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन आएंगे आगे चल के भी। तो अगर उनमें O ऑफ n निकालना है ना तुम्हें, तो उसको सोचने का इस तरीके से कोशिश किया करो कि तुम बीच वाले इंडेक्स पे आइटरेट मारो। अगर तुम बीच वाले इंडेक्स पे आइटरेट मार रहे हो और तुम इससे जो आई है ना, इससे पिछला वाला है, उसको तुम किसी तरीके से किसी प्रीफिक्स से निकाल लो, और जो के वाला है ना इसको किसी तरीके से किसी सफिक्स से निकाल लो, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो ये मतलब काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ वगैरह में भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जिनमें हमें ट्रिपलेट्स बताने होते हैं। तो उनकी यही अप्रोच होती है कि बीच वाले इंडेक्स पे आइटरेट करो, आई और के वाले को कुछ प्रीफिक्स सफिक्स बना के निकालो। तो यही अप्रोच इसमें लगानी थी कि सोचो मेरे पास एक एरे है, ठीक है।
अगर मैं इस वाले इंडेक्स को एज अ जे कंसीडर कर रहा हूँ तो तुम खुद देखो ये क्या है, ए जे। अगर इसकी वैल्यू मैक्सिमाइज करनी है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि मेरे को ए आई की वैल्यू जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना ज़्यादा ये बड़ा पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक है। ए आई की वैल्यू जितनी बढ़ेगी और ए के की जितनी वैल्यू बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा ये भी पॉजिटिव मतलब बड़ा पॉजिटिव नंबर बनेगा, ठीक है। तो एक के की वैल्यू अगर हम बढ़ाएंगे, क्योंकि ओवरऑल मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना, तो ए के की जितनी वैल्यू बढ़ाएंगे उतना हमारा आंसर बड़ा आएगा और ए आई की जितनी वैल्यू बढ़ाएंगे उतना हमारा आंसर बड़ा आएगा, ठीक है। तो मेरे को कुछ भी नहीं करना, ए आई जो है मेरे को सफिक्स से उठाना है, सॉरी प्रीफिक्स से उठाना है, और जो मेरा ए के है मेरे को सफिक्स से उठाना है, ठीक है। तो यहाँ से प्रीफिक्स हो गया ये और ये हो गया मेरा सफिक्स। तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा, बस यहाँ से देख लूँगा कि मेरे प्रीफिक्स में ए आई की क्या मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, और यहाँ से मैं के लिए देखूंगा कि ए के की सफिक्स में मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, क्योंकि आई जो होना चाहिए वो जे से लेसर होना चाहिए और के जो है वो जे से बड़ा होना चाहिए, है ना। ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, साथ में हमने ये मैक्सिमम निकाल लिया, ये मैक्सिमम निकाल लिया, और जे जो है हमारा कांस्टेंट है। तो बस प्रीफिक्स से मैक्सिमम वैल्यू उठाओ यहाँ से और सफिक्स से इसकी, और इक्वेशन में बस निकाल दो आंसर। तो अब मैं दिखा देता हूँ कि मैंने पहले तो एक चीज़ और बता दूँ, तो प्रीफिक्स हमें मेंटेन करना है क्या, मैक्सिमम वैल्यूज़ का, ऐसे हमें सफिक्स मेंटेन करना है मैक्सिमम वैल्यूज़ का, ठीक है, मैक्स वैल्यूज़ का। तो मैं इसका कोड दिखा देता हूँ। तो यह है इसका कोड, सिंपल जैसे हमने पहले आंसर लिया था वैसे ही आंसर 0 से लिया। एक बनाया हमने प्रीफिक्स, ये है मैक्सिमम प्रीफिक्स, ये है मैक्सिमम सफिक्स। अब हम ए आई इज इक्वल टू 0 मतलब आइट्रेट करना स्टार्ट करते हैं। जो 0 वाले की वैल्यू क्या होगी, 0 वाले की होगी ए आई वाली वैल्यू, या फिर किसी भी, पहले हमने प्रीफिक्स में मतलब ए आई की वैल्यू रखी और फिर हमने देखा कि अगर इसके पीछे वाला इंडेक्स एग्जिस्ट करता है तो मैंने सिंपली क्या कर दिया, प्रीफिक्स इज इक्वल टू मैक्स ऑफ प्रीफिक्स जो अभी हमारा करंट वाला है, कॉमा प्रीफिक्स ऑफ जो हमारी लास्ट तक वैल्यू आ रही है। मतलब ये स्टैंडर्ड वे है प्रीफिक्स मेंटेन करने का, और ये सफिक्स सिंपली तरीके से मेंटेन किया गया है। एक बार और चीज़ मैं दिखा देता हूँ कि प्रीफिक्स और सफिक्स मेंटेन कैसे करते हैं, किसी को नहीं पता हो तो। जैसे 1 2 3 1 2 4 है, मैं चाहता हूँ कि मेरे को मैक्सिमम, मैं चाहता हूँ कि मैं इसका मैक्सिमम वाला प्रीफिक्स बनाऊँ। मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं 1 रख दूंगा, क्योंकि यहाँ तक मैक्स वैल्यू क्या है, 1 ही है। इसकी मैं रखूँगा 2 और अब तक जो मैक्स वैल्यू आई है, तो 2,1 जो है आई 2, फिर आई 3, अब तक जो मैक्स वैल्यू आई है मतलब प्रीफिक्स ऑफ i - 1, तो यहाँ पे आई 3। फिर मैं 1 पे आया तो मैं देखूंगा 1 मैक्स ऑफ 1, अब तक जो मैक्स वैल्यू आ चुकी है जो कि 3 आ चुकी है, इसका आएगा 3। सिमिलरली इसमें आएगा 3, इसमें आएगा 4। तो ऐसे हम प्रीफिक्स मेंटेन करते हैं और ऐसे ही सफिक्स करेंगे, ठीक है। अब हम इसकी बात कर लेते हैं कि ये हमने प्रीफिक्स ऐसे मेंटेन किया और सफिक्स के लिए हम लास्ट से चलना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, हम जे को 1 से लेकर n-1 तक आइट्रेट करते हैं, क्योंकि 0 और n-1 नहीं हो सकता ना, अदरवाइज उनके पीछे कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा, आगे कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो फिर हम वो ट्रिपलेट नहीं निकाल पाएंगे। तो 1 से n-1 तक हम गए और मैंने क्या निकाला कि मेरी करंट वाली वैल्यू क्या होगी, ए आई, और जो मेरी हमको मैक्सिमम निकालना है ना प्रीफिक्स, तो मैक्सिमम प्रीफिक्स कहाँ से निकालना है, i-1 से, तो ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी, -t कर दिया मेरी करंट वाली वैल्यू से। और सफिक्स भी मैक्सिमम चाहिए था हमें, कहाँ तक चाहिए था, i+1 तक, जो मैक्सिमम वैल्यू आई होगी। हम सफिक्स ऑफ i+1 रिटर्न कर दिया आंसर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर की वैल्यू मैक्सिमाइज करी और रिटर्न कर देंगे एंड में आंसर। तो ये हो गई सेकंड प्रॉब्लम। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम भी इजी है। तो इस प्रॉब्लम में क्या क्या है, हमें इस प्रॉब्लम में हमें एक एरे गिवन है, हमें क्या गिवन है, एक एरे गिवन है। और है ना, हम एरे में क्या करते जा रहे हैं, हम एरे में खुद मतलब सेम एरे अपेंड करते जा रहे हैं। जैसे एग्जांपल ये बताता हूँ, जैसे 1 2 3 है, तो 1 2 3 में तुम इस वाली एरे में यही वाली एरे अपेंड कर सकते हो। तो तुमने 1 2 3 अपेंड कर दिया,
फिर तुमने 1 2 3 तुम्हारे पास एरे है ही है, तो तुम फिर से कर सकते हो। तुम ऐसे कितने भी टाइम्स है ना 1 2 3 अपेंड कर सकते हो इसमें। तो जो हमारी गिवन एरे है उसको हमारी एरे में कितनी बार भी अपेंड कर सकते हैं। जैसे 3 4 5 3 4 होता तो 3 4 हमारी एक एरे गिवन होती, तो उसमें मैं दोबारा 3 4 अपेंड कर सकता था, फिर दोबारा 3 4 दोबारा 3 4। हमें बताना है कि कितनी लेंथ में हम जो है कितनी मिनिमम लेंथ की सब एरे में हम अपना सम जो है टारगेट बना सकते हैं। जैसे कि मतलब समझो यही वाली एरे है 1 2 3 1 2 3, हमने मैं 1 2 3 गिवन था, हमने अपेंड करके 1 2 3 1 2 3 ऐसे बनाते चले गए। तो हमसे कोई पूछता है कि बताओ कि 5 वाला सम कितनी मिनिमम लेंथ की सब एरे में कंप्लीट हो सकता है। तो ये हो गया 5 वाला सम, कितने 2 में हो गया। कोई बोलता 6, तो 6 कितने में हो गया 3 में। कोई बोलता 4, तो 4 कितने में हो सकता है हमारा, तो 3 और 1, ये कितना हो गया 2। तो ये 2 लेंथ में हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये ज्वाइन कर दी ना हमने अपेंड करके। तो हमें बताना है कि हमें कोई भी एक नंबर गिवन होगा टारगेट, तो वो टारगेट जो है ना कितनी मिनिमम लेंथ की सब एरे में हम अचीव कर सकते हैं वो वाला सम। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसको इस तरीके से समझो तुम। सोचो कि तुम A1 A2 A3 A4 अप टू AN है तुम्हारे पास, ठीक है। यहाँ पे अभी मैंने कुछ भी अपेंड नहीं किया है। अब ये सिंपल सी बात है, अगर हम सब एरे को कंसीडर कर रहे हैं तो ये तो पक्की बात है ना कि सब एरे जो है हमारी वो या तो यहाँ पे ख़त्म हो रही होगी और पीछे से हमने कुछ उठाया होगा, ठीक है, या तो यहाँ पे ख़त्म हो रही होगी और हमने पीछे से कुछ उठाया होगा, तो यहाँ पे ख़त्म हो रही होगी, पीछे से कुछ उठाया होगा। मतलब समझो यहाँ पे AN भी आ रहा है, यहाँ पे AN-1 भी है, इस तरीके से है, ठीक है। तो सब एरे यहाँ पे ख़त्म हो रही होगी, तो हमारी जो सब एरे है ना वो A1 से AN पे कहीं तो ख़त्म हो रही होगी। तो बस हमें उसी से ही अपना आंसर निकालना है। अब कैसे निकाल सकते हैं वो हम देख सकते हैं ऐसे कि सोचो कि तुम्हें कोई एक टारगेट अचीव करना है, ठीक है। तो तुम क्या करते हो, तो अगर मैं किसी AI इंडेक्स पे खड़ा हूँ, ठीक है, AN, और मैं देख रहा हूँ कि मैं अभी फ़िलहाल के लिए ये कंसीडर कर रहा हूँ कि मैं ये वाली जो एरे है, ये वाली सब एरे जो है ये तो ले रहा हूँ, साथ में मैं एक पूरी की पूरी एक पूरी की पूरी एरे उठा रहा हूँ A1 से AN तक, और फिर साथ में मैं इसका कुछ सफिक्स उठा रहा हूँ AN-1 AN कुछ ऐसे, ठीक है। एक तो मेरा ये वे हो सकता है कंप्लीट करने का। वन वे तो ये है कि मैं है ना अगर मैं ith इंडेक्स पे खड़ा हुआ हूँ तो मैं यहाँ तक का पूरा प्रीफिक्स उठाऊँ, फिर मैं पूरी लेंथ के कुछ ना कुछ ये मतलब पूरी की पूरी एरेज उठाऊँ, ठीक है, A1 से AN तक। ये पूरी एरेज उठाई मैंने, ये 0 भी उठा सकता हूँ मैं, 1 भी उठा सकता हूँ मैं, 2 भी उठा सकता हूँ, ठीक है। और फिर मैं कुछ सफिक्स उठा रहा हूँ अपनी इसी एरे का A1 से AN तक का, ठीक है। जैसे AN-3 AN-1 उठाया तुमने, AN-2 AN-1 उठा लिया, ठीक है। एक तो वे ये हो सकता है। सेकंड वे हो सकता है कि तुम है ना एक ही एरे में इस तरीके से कुछ ले रहे हो, मतलब तुम्हारी ये A1 A2 AI अप टू AN है और तुम यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ ले रहे हो, ठीक है, या तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ ले रहे हो। मतलब या तो सब सेम वाली एरे में हमारा जो है पूरी की पूरी सब एरे वो ख़त्म हो जाएगी, या तो वो सेम एरे को क्रॉस करके जाएगी, कुछ पूरे के पूरे एरेज उठाएंगे, हो सकता है 0 उठाए 1 उठाए 2 उठाए और फिर उसके बाद कुछ सफिक्स उठाएगी। तो इन 2 वेज से हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो अब अगर तुम खुद सोचो कि सेम सब एरे वाला क्वेश्चन होता, ठीक है, तो तुम क्या कर सकते थे। तो तुम कर सकते थे कि अगर सेम सब एरे वाला होता तो अगर मैं इसकी प्रीफिक्स एरे बना लूँ, प्रीफिक्स एरे, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर मैं आई पे हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि प्रीफिक्स सेकंड वाली, हम सेकंड वाली पहले सॉल्यूशन की बात करते हैं, मतलब सेकंड वाले वे की, फिर हम फर्स्ट वाले वे की बात करेंगे। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि प्रीफिक्स ऑफ j माइनस प्रीफिक्स ऑफ i जो होना चाहिए वो टारगेट के बराबर होना चाहिए, तभी मेरा सम जो है टारगेट के बराबर आएगा। या फिर मैं कह सकता हूँ कि
अगर मैं जे वाले इंडेक्स पे खड़ा हुआ हूँ तो प्रीफिक्स ऑफ आई कितना होगा, प्रीफिक्स ऑफ आई होगा प्रीफिक्स ऑफ जे माइनस टारगेट। पहले मैंने आई लिया था अभी करंट इंडेक्स को, तो वही कर लेते हैं, यहाँ पे आई ले लेते हैं, जे ले लेते हैं टारगेट, ये जे हो जाएगा, ये आई हो जाएगा। तो प्रीफिक्स ऑफ जे, तो हमें ये वाला बस चाहिए, ये वाला इंडेक्स कहाँ पे आता होगा, और ये वाला इंडेक्स जहाँ पे भी मतलब प्रीफिक्स ऑफ जे की जो ये वाली वैल्यू आएगी, हम सबसे ज़्यादा कम लेंथ निकालने के लिए हम चाहेंगे कि ये वाला जो जे है ना वो मेरा क्लोजेस्ट होगा फिर मुझसे, ठीक है। तो हम ये वाला बस इंडेक्स फाइंड कर लेंगे कि ये जो जे वाला, ये प्रीफिक्स ऑफ जे अगर मेरा एग्जिस्ट करता है किसी भी पॉइंट पे, हमारी किसी भी पॉइंट पे, किसी भी एक इंडेक्स पे, मतलब ऑब्वियसली प्रीफिक्स ऑफ जे करेगा। हमें देखना है कि प्रीफिक्स ऑफ जे जो है ना वो प्रीफिक्स ऑफ आई माइनस टारगेट के बराबर कोई भी एक ऐसा प्रीफिक्स ऑफ जे एग्जिस्ट करता होगा, तो बस हमें उसको उठाना है और हमारे सेकंड वे से हमारा आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो अगर समझो कि मैं एक मैप में स्टोर कर लेता हूँ एक प्रीफिक्स ऑफ जे, मतलब हर एक प्रीफिक्स के लिए इंट कॉमा इंट का समझो मैंने बना लिया, और मैं हर एक प्रीफिक्स के लिए उसका इंडेक्स स्टोर कर लेता हूँ। तो फिर मैं मैप में फाइंड करूँगा कि भाई अगर मैं आई इंडेक्स पे हूँ कि मेरे से पीछे जो है ना प्रीफिक्स ऑफ आई माइनस टारगेट वाला प्रीफिक्स एग्जिस्ट करता है क्या, तो एम डॉट फाइंड से वो ईजिली कर लेंगे, वो चेक कर लेंगे अगर करता है, और अगर करता है तो हमें उसका क्या चाहिए, हमें उसका चाहिए इंडेक्स, और हम मैप में वही स्टोर करके रखेंगे उसका इंडेक्स, ठीक है। मैप में हम क्या करेंगे, हर बार करते जाएंगे एम ऑफ प्री ऑफ आई इज इक्वल टू आई करते जाऊंगा मैं, तो किसी भी टाइम पे अगर मेरे को इस वाले प्रीफिक्स का चाहिए तो मैं इसका इंडेक्स इजीली फैच कर सकता हूँ। तो ये हो गया सेकंड वे। फर्स्ट वे की बात करते हैं अब। तो फर्स्ट वे में क्या है कि हम कुछ प्रीफिक्स उठा रहे हैं, फिर हम कुछ पूरी की पूरी एरेज उठा रहे हैं, फिर हम कुछ सफिक्स उठा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या कर सकते हैं हम, जितना भी हमारा ये प्रीफिक्स है ना ये सम ले लो तुम और टारगेट में से अपना माइनस कर दो, ठीक है। तो सम माइनस टारगेट, तो ये वाला जो प्रीफिक्स है ना ये तुम्हारा बेसिकली पहले तो सम टारगेट से क्या होना चाहिए, यहाँ पे मैंने गलती कर दी, ये जो प्रीफिक्स है ना ये प्रीफिक्स सम जो है ये तुम्हारा लेसर देन होना चाहिए पहले तो टारगेट से, तभी तो अचीव होगा ऐसा कुछ टारगेट से। अरे यार क्या हो रहा है ये, तो टारगेट माइनस टारगेट में से हमें कितना माइनस करना है, प्रीफिक्स ऑफ आई, अगर मैं आई इंडेक्स पे खड़ा हूँ तो अब मेरे को क्या इतना अचीव करने की जरूरत है, केवल हमें कितना अचीव करने की जरूरत है, टारगेट माइनस प्रीफिक्स ऑफ आई, क्योंकि प्रीफिक्स ऑफ आई जो है हम यहाँ से अचीव कर चुके हैं। अब हम देखेंगे कि हमें कितनी एरेज उठानी पड़ रही हैं, तो हम कितनी एरेज को कैसे निकालेंगे, ये जो तुम्हारी वैल्यू बची ना टारगेट माइनस प्रीफिक्स ऑफ आई, इसको डिवाइड करो, इसको किससे डिवाइड करो कि तुम्हें पूरी एरे के सम से, सोचो पूरी एरे का सम एस आ रहा होता, तो मैं इसको एस से डिवाइड करता तो मेरे को ये पता लग जाता कि जैसे कि समझो पूरी एरे का सम है 2 और तुम्हारे पास जो वैल्यू बची हुई है वो बची हुई है 5, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि मैं दो पूरी एरे उठा सकता हूँ, और जो मेरी वैल्यू बचेगी वो कितनी बचेगी फिर 1, वो मेरे को 1 सफिक्स से कंप्लीट करनी होगी। तो ये तुमने क्या किया कि जो तुम्हारी वैल्यू बची थी जैसे 5 उसको एस से डिवाइड किया, तो इससे तुम्हारे कितने लग जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ हमें क्या पता लग जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फुल एरेज, ठीक है। फिर एंड में क्या होगा कि तुम्हारे पास कुछ पोर्शन बचा होगा जो तुम्हें एरे से कंप्लीट नहीं हो रहा होगा, तो सोचो तुम्हारे पास ये वाली जो चीज है ना टारगेट माइनस प्रीफिक्स ऑफ आई, तुमने देखा टारगेट माइनस प्रीफिक्स ऑफ आई कर दिया तुमने, अगर मैं इसको मॉड्यूलो एस कर दूं तो ये पता लग जाएगा मेरे को कि कितनी वैल्यू जो है वो बच रही है जो कि मेरे को सफिक्स से कंप्लीट करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी बताया था 5 और 2 होता तो मेरी 1 वैल्यू बचती, तो 5 मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 1, 10 और 2 होता तो मतलब ये टारगेट माइनस प्रीफिक्स ऑफ आई और 2 होता तो हमें 5 ले लेते ही हम टोटल फुल सब एरेज, और हमारा जो सफिक्स ऑफ आई है मतलब सफिक्स से हमें कितना कंप्लीट करना पड़ता है 0, क्योंकि 10 मॉड्यूलो 2 कितना होता है 0, ठीक है। सारा का सारा है पूरी सब एरेज से, पूरी फुल एरेज से ही कंप्लीट हो जाता फिर वो।
तो ये हो गया हमारा, ठीक है। और जो हमारी चीज बची होगी, मतलब टारगेट माइनस प्रीफिक्स ऑफ आई, जो मेरा मॉड्यूलो सम होगा पूरी सब, ये मेरे को अब ये जो चीज वाली, ये वाली वैल्यू जो आएगी, ये मेरे को पूरी की पूरी अचीव करनी है सफिक्स से। तो अब सफिक्स से कैसे चेक कर सकते हैं? तो सफिक्स में एक तुम क्या कर सकते हो, सिंपली लगाओ बाइनरी सर्च, ठीक है, बाइनरी सर्च। अब बाइनरी सर्च क्यों लगानी है? क्योंकि जो तुम्हारा सफिक्स है ना, वो हमेशा क्या होगा, क्योंकि ये सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं, तो सफिक्स तुम्हारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। किस ऑर्डर में होगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो अगर तुम्हें 5 अचीव करना है तो तुम सिंपली क्या कर सकते हो, उसका लोअर बाउंड निकालोगे। पहले तो चेक करोगे 5 एग्जिस्ट करता है, अगर करता है उसका लोअर बाउंड निकालो, और लोअर बाउंड निकाल के चेक कर लो किस इंडेक्स पे आ रहा है। तो वहाँ से वो वाला पोर्शन मिल जाएगा इंडेक्स से कि वो कितनी लेंथ चाहिए हमें सफिक्स से। टोटल वाली ये हमने निकाली ली कि टोटल लेंथ कितनी आनी चाहिए, टोटल नंबर ऑफ फुल एरेस कितनी आनी चाहिए, और प्रीफिक्स हम कंसीडर कर ही रहे हैं ब्रूट फोर्सली, ठीक है। तो इन सब का जो सम होगा, इसकी लेंथ का सम, इसकी लेंथ का सम, और इनकी लेंथ का सम, ठीक है, जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो है, तो इन सब की लेंथ का सम जो होगा हमारा आंसर होगा। तो हम हर एक इंडेक्स पे आई पे जाएंगे और हम चेक करेंगे कि हमारा यहाँ आंसर क्या आ रहा है, और हम उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। अब मैं कोड दिखा देता हूँ इसका। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जैसा कि मैंने बताया था कि हमें क्या करेंगे, प्रीफिक्स मेंटेन करेंगे, एक सफिक्स मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो सेकंड वाले वे के लिए तो ये मैंने प्रीफिक्स मेंटेन किया है, सफिक्स मेंटेन किया है बस सम का, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया है मैंने कि मैं हर एक वैल्यू पे गया, मतलब 0 से n तक, और मैं सेकंड वाले वे से अभी आंसर चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मेरा प्रीफिक्स ऑफ आई लेस देन इक्वल्स टू के होना चाहिए, ये सही बात है, ठीक है। और मेरी करंट लेंथ कितनी हो जाएगी, i+1, मतलब अगर 2 इंडेक्स पे है तो हम 3 लेंथ को ही तो कंसीडर कर रहे हैं। बचे कितने अपने पास, k माइनस प्रीफिक्स, टारगेट को मैंने k लिख दिया था, k माइनस प्रीफिक्स ऑफ आई। टोटल नंबर ऑफ फुल एरेज को मैंने लूप से लिख दिया था, वो कितने होंगे, बचे डिवाइड पूरे एरे का सम, यही तो होगा प्रीफिक्स का जो बैक होगा बेसिकली। और करंट लेंथ में हम क्या कर देंगे, जितने हमारे टोटल लूप्स हैं ना, जितनी फुल एरेज आई उनको n से मल्टीप्लाई करोगे, सिंपल सी बात है। अब जब बचे हुए होंगे तुम्हारे पास मॉड्यूलो हो जाएंगे, मतलब जितने फुल एरेज से कवर हो गए। फिर तुम बस सिंपली एक इंडेक्स निकालो कि किस इंडेक्स पे सफिक्स के एग्जिस्ट करता है वो। तो ये हमने इंडेक्स निकाला, और इंडेक्स अगर मैं अपर बाउंड निकाल रहा हूँ तो अपर बाउंड -1 पे बेसिकली हमारी वैल्यू होती होगी तो होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। तो इंडेक्स अगर 0 नहीं हुआ तभी मैं एक वैल्यू पीछे जा सकता हूँ, तो बस ये सिंपल सी कंडीशन है। तो तभी मैं एक वाली वैल्यू पीछे देख सकता हूँ, और बचे हुए जो हैं उनको मैं माइनस कर दूंगा किससे, सफिक्स ऑफ इंडेक्स -1 से। और मेरी करंट लेंथ जो होगी वो प्लस इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, अगर 2 को हम कंसीडर कर रहे हैं तो बेसिकली 2 - 1 पे हम चेक कर रहे हैं, और 2 ही हमारा सिंपली प्लस हो जाएगा, मतलब उस जो हमारी लेंथ आएगी करंट लेंथ, उसमें सफिक्स जिस वाले इंडेक्स पे आया उसको हमने बस सिंपली प्लस कर दिया। अगर एंड में तुम्हारा कुछ भी नहीं बचता, सबके सब खत्म हो जाते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो करंट लेंथ होगी वही आंसर को मिनिमाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ करंट लेंथ। करंट लेंथ में यहाँ पे इंडेक्स प्लस कर दिया था, वो मैंने बता ही दिया, अभी एक्सप्लेन कर ही दिया। तो ये हो गया सेकंड वे। फर्स्ट वे क्या है कि इसका संग की संग मैंने फर्स्ट वे से भी चेक कर ली थी। तो मेरे को चाहिए, अगर मैं करंटली प्रीफिक्स ऑफ आई पे खड़ा हुआ हूँ, तो मेरे को चाहिए कि मेरा प्रीफिक्स ऑफ आई माइनस के ऐसा करके कोई प्रीफिक्स ऑफ जे एग्जिस्ट करता है। अगर करता है तो मैं आंसर को मिनिमाइज करूँगा, किसकी हेल्प से, बस इसकी हेल्प से। अगर सोचो कि मेरा अभी करंट प्रीफिक्स ऑफ, मतलब मैं आई इंडेक्स पे खड़ा हूँ और मेरे को रिक्वायर्ड प्रीफिक्स कोई भी मिल गया जे इंडेक्स पे, ठीक है। तो ये समझो 0 है, ये समझो 5 है, तो तुम्हारी करंट लेंथ कितनी होगी, 1 से लेकर 5 तक का सम ही तो हमारा होगा, जो कि हमारा रिक्वायर्ड सम दे रहा है। तो बेसिकली इन दोनों का सब्ट्रैक्शन जो होगा वो हमारा क्या दे देगा, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन जो होगा वो हमें लेंथ दे देगा, सब एरे की कितनी लेंथ में कवर हो रहा है हमारा आंसर, ठीक है। तो उसको बस मिनिमाइज करो, और हर बार तुम प्रीफिक्स, और हर बार तुम मैप में क्या करते जाओगे, प्रीफिक्स को प्रीफिक्स जो है एम ऑफ प्रीफिक्स ऑफ आई वो इंडेक्स के बराबर रख दोगे, जिससे तुम ये फर्स्ट वाले वे का आंसर निकाल सको, ठीक है।
और मैंने इनिशियलाइज 1E9 + 2 से कर दी थी, तो एंड तक अगर मेरे को कुछ भी नहीं मिला तो आंसर को मैं -1 कर दूंगा, अदरवाइज आंसर को आंसर ही रहने देंगे और रिटर्न कर देंगे आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब डिस्कस करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, जो फोर्थ क्वेश्चन है ना, वो यूजुअल फोर्थ क्वेश्चन से मेरे को थोड़ा सा इजी लगा था। मैं बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन सिंपली एक ग्राफ का था कि सोचो, एग्जाम्पल ही उठाते हैं, हमें एक डायरेक्टेड ग्राफ गिवन है, यही है ना एग्जाम्पल। हमें एक डायरेक्टेड ग्राफ गिवन है, इसको समझ लो 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, तुम्हें बताना है कि अगर तुम 0 वाले इंडेक्स पे, मतलब हर एक नोड से बताना है कि तुम मैक्सिमम कितना ट्रैवर्स कर सकते हो इस मैप को जब तक तुम विजिटेड नोड पे ना आ जाओ। मतलब कि अगर मैं 0 से स्टार्ट हुआ तो 0 से मैं 1 पे गया, 1 से 2 पे गया, 2 से मैं 1 से 2 गया, 2 से 3 गया। अब मैं 3 पे जैसे ही आया, ठीक है, फिर उसके बाद मैं जैसे ही 1 पे जाऊंगा तो 1 ऑलरेडी मैं अभी अभी विजिट कर चुका हूँ, तो मैं 1 तक विजिट नहीं कर पाऊंगा। अब तो मैं टोटल कितने नोड्स विजिट किए मैंने, अगर मैं 0 पे खड़ा हूँ तो 4। ठीक है, क्योंकि 3 के बाद अगर तुम 1 पे आओगे तो 1 वाला जो नोड है ऑलरेडी क्या है, विजिटेड है। अब तुम सोचो कि तुम खड़े हुए हो, एक सेकेंड, सोचो कि अगर तुम 1 पे खड़े होते, अगर तुम 1 पे खड़े हुए हो ना, तो 1 से तुम 2 पे जा सकते हो, 2 से 3 पे जा सकते हो, 3 से तुम दोबारा 1 पे आ सकते हो क्या? तुम 3 से दोबारा 1 पे नहीं आ सकते हो, क्योंकि 1 अभी अभी मैंने विजिट किया है। ठीक है, तो जो मैं विजिट करता जा रहा हूँ अभी अभी, मतलब करंटली मैं विजिट कर रहा हूँ, तो मैं उस पर दोबारा नहीं आ सकता। तो मैं 1 पे जा सकता हूँ, 2 पे जा सकता हूँ, 3 पे, तो इससे 1 से टोटल कितने नोड विजिट कर सकता हूँ, 3। ऐसे ही 2 से भी कितने कर सकता हूँ, 3, 3 से भी कितने कर सकता हूँ, 3। तो हमें सिंपली बताना है कि सिंपली कि हम हर एक नोड से, हर एक नोड से, हर एक नोड से, हर एक नोड से कितने नोड विजिट कर सकते हैं। ठीक है, कितने नोड विजिट कर सकते हैं, जिससे कि मैं दोबारा अपने विजिटेड नोड पे ना आ जाऊं। अगर मैं अभी करंटली विजिट किया और मैं दोबारा उसी पे आ गया। ठीक है, तो एक बात समझने की चीज ये है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ एजेस जो है ना, वो कितनी गिवन है, हमें n तक गिवन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में मतलब तुम्हें ये दे रखा है कि i वाला जो इंडेक्स, i वाला जो नोड है ना, वो एज ऑफ i वाले नोड से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शनल एज। ठीक है, तो जैसे कि हमें एक एरे गिवन होगी एजेस ऑफ आई की, तो आई वाला जो है वो एज ऑफ आई से कनेक्टेड है, डायरेक्शनल एज है इनके बीच में। ठीक है, डायरेक्टेड एज, अगर इसमें डायरेक्टेड एज है तो हमें बताना है कि हम कितने विजिट कर सकते हैं हर एक नोड से। तो एक चीज हम देख सकते हैं कि हर एक नोड होगा ना, जो भी नोड होगा आई वाला, वो केवल एक ही वो सिंपली केवल एक ही नोड को डायरेक्ट, मतलब उसके और केवल एक सिंपल दूसरा और नोड होगा, उनके बीच में डायरेक्टेड एज होगी। एक नोड से मतलब दो नोड्स के बीच नहीं जा सकती डायरेक्टेड एज। क्यों? क्योंकि ये हमें एरे हमें इस तरीके से गिवन है ना कि हमें हर एक आई के लिए सिंपल एक ही तो एज आई गिवन है, तो हमारी केवल एक ही डायरेक्टेड एज होगी किसी भी आई से एज आई के बीच में, दो नहीं होंगी कभी। तो जब तुम इसका ग्राफ सोचोगे तो इसका ग्राफ किस तरीके से बन सकता है, या तो कुछ साइकिल्स बन सकती हैं कि 1 नोड, 2 नोड, 3 नोड। ठीक है, या तो साइकिल बनेगी, या फिर तुम सिंपली चलते जाओगे, मतलब इस तरीके से कुछ हो रहा होगा, मतलब इस तरीके से कुछ ग्राफ बन रहा होगा। एक से कभी दो नहीं जाएंगी, है ना। फिर तुम हो सकता है इससे भी कनेक्टेड हो रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ कुछ ग्राफ बन सकता है। अब इसके आगे एज नहीं जा पाएगी क्योंकि ऑलरेडी एक एज अपनी इस तरफ जा रही है, सेम इससे सेम इससे, तो हमारा इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कुछ भी नहीं हो सकता जो हमारा ग्राफ होगा। ऐसे समझ लो, इस तरीके से हो सकता है। तो हम एक चीज़ देख सकते हैं कि अगर मैं इस वाली साइकिल के आगे नहीं बढ़ सकता, है ना, अगर मैं इस वाली साइकिल की लेंथ निकाल लूँ, ठीक है,
इस वाली की मैंने लेंथ निकाल ली, समझो इसकी आई 4। तो अगर मैं इस वाले नोड पे खड़ा हुआ हूँ, मैं कितने विजिट कर सकता हूँ? एक तो खुद को और ये 4 दूसरे, तो 1 + 4। अब मैं इसकी वैल्यू जो है ना स्टोर कर लेता हूँ इसमें, कि भाई यहाँ तक मैं 5 नोड विजिट कर सकता था अगर मैं यहाँ पे खड़ा था तो, ठीक है। अगर अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि मैं कितने कर सकता हूँ? 1, एक तो खुद को, और जो मेरे आगे जो मेरा जो नेक्स्ट जिससे मेरी एज कनेक्ट है वो कितने नोड्स को विजिट कर सकता है? तो वो हो जाएंगे 5, तो 1 + 5, तो ये हो गया 6। तो ये कितनों को कर सकता है? खुद को प्लस जिससे एज जा रही है, तो 1 + 6 = 7। ये भी 1 + 6 = 7, और ये कितना होगा? ये 1 + 6 = 7, और ये 1 + 7 which is = 8। तो कुछ हमें इस तरीके से अप्रोच निकालनी है कि हम रिवर्स डायरेक्शन में चलें और अपडेट करते जाएं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ मैंने सबसे पहले कैसे निकाली? मैंने टोपोलॉजिकल सॉर्ट टाइप एक वो बनाई, एक अप्रोच लगाई, और मैंने बस ये चेक कर लिया कि हर एक साइकिल के जितनी भी साइकिल्स आ रही है ना उनकी मैंने लेंथ निकाल ली, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने एक डीपी लगा दी सिंपल, और मैंने चेक किया कि जिस भी नोड से पहले तो मैंने इनकी वैल्यू, इन सारे नोड्स की वैल्यू जो है वो इनिशियलाइज कर दी साइकिल की लेंथ से। क्यों? क्योंकि तुम जितने भी नोड पे खड़े हुए होगे ना, तुम केवल साइकिल में ही मूव कर सकते हो, तो तुम हर एक नोड से कितना मूव कर सकते हो कि इस साइकिल की लेंथ के बराबर ही, ठीक है। हर एक नोड पे अगर तुम खड़े हुए हो तो साइकिल की लेंथ के बराबर ही मूव कर सकते हो। फिर मैं हर एक दूसरे नोड्स पे गया और मैं चेक करता रहा ऐसे ही कि मैं कितने विजिट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले क्या है कि अगर मैं डीपी लगा दूँ तो मैं चेक कर सकता हूँ, अगर मैंने इसकी वैल्यू ऑलरेडी कंप्यूट कर रखी है तो मैं उसका मतलब सॉल्यूशन के थ्रू ही एक्सप्लेन करूँगा थोड़ा, बाकी तो मैं समझ आ गया होगा कि अप्रोच किस तरीके से रखनी है। तो मैं इसका कोड ही दिखाता हूँ डायरेक्ट, उससे समझाना थोड़ा ईजी रहेगा। तो क्या है कि सबसे पहले मैंने है ना ये निकाल लिया कि ये मैंने टोपोलॉजिकल सॉर्ट के लिए सिंपली इन डिग्री वाली बना दी है, एक जो इन डिग्री वाली हमने एक एरे बना दी और एक विजिटेड एरे बना दी, ठीक है। हमने सबकी इन डिग्री प्लस करते गए, जो मतलब आई से आई ई ऑफ आई के बीच में है, तो मैंने ई ऑफ आई की डिग्री बेसिकली प्लस कर दी, ठीक है। फिर मैं हर एक नोड पे गया, मैंने चेक किया कि वो वाला जो नोड है ना, क्या उसकी इन डिग्री इन ऑफ आई 0 है, मतलब टोपोलॉजिकल सॉर्ट ही है ये, सिंपली हर बार ऐसे ही करते हैं। तो विजिट और आई करो 1 और क्यू में पुश कर दो। जब तक तुम्हारा ये क्यू चलती जा रही है तो तुम्हें ऐसे ही करते रहो, इन डिग्री जिनकी 0 है होती जा रही है उनको पुश करते जाओ, विजिट करते जाओ। एंड में तुम्हारा क्या बचेगा? जो एंड में जो तुम्हारे विजिटेड नहीं हुए, क्या मैं बोल सकता हूँ कि वो वाले जो हैं नोट्स, वो वाले जो नोट्स होंगे वो बेसिकली साइकिल वाले लेंथ होंगे। तो वो सिंपली मैंने, अगर कोई भी नोड अनविजिटेड है तो मैंने वो साइकिल फैच करी कि वो साइकिल होगी क्या। तो मैंने उस नोड को, करंट वाले नोड को आई के बराबर रखा, विजिटेड ऑफ और नोड इज इक्वल टू 1 रखा। मैंने एक टेम्परेरी वेक्टर में पुश कर दिया वो नोड, और मैंने नोड को अब क्या कर दिया, अपने जो जिससे मैं कनेक्टेड हूँ उस वाले नोड के बराबर रख दिया। तो जब तक मैं विजिटेड ऑफ नोड इज इक्वल टू 0 है तब तक ये मैं चलाते रहा। तो इससे क्या होगा कि जितने भी मेरे अभी साइकिल में नोड्स हैं वो सारे के सारे टेम्परेरी वेक्टर में स्टोर हो जाएंगे, और मैंने हर एक उन नोड्स के लिए उनकी जो वैल्यू है उनकी वैल्यू को किसके बराबर रख दूंगा, उस साइकिल की लेंथ के बराबर। तो ये मैंने रख दी। तो इससे मेरा डीपी में आंसर उन सारे नोड्स का आ चुका है जो कि साइक्लिक होंगे। अब हमें चाहिए नॉन साइक्लिक का। तो नॉन साइक्लिक के लिए मैंने क्या किया, मैंने सिंपली एक और डीपी लगा दी थी। उस डीपी में मैंने क्या किया कि अगर समझो कि मेरा आंसर ऑलरेडी, मतलब उन सब के लिए मैंने आंसर -1 रख दिया था, जैसे हम सिंपल डीपी लगाते हैं। अगर वो नोड ऑलरेडी विजिटेड है, ठीक है, तो अगर वो नोड ऑलरेडी विजिटेड है तो उसमें डीपी की वैल्यू कुछ स्टोर हो गई होगी, मतलब विजिटेड मतलब वो हम कंप्यूट कर चुके हैं। अगर हमने अब तक कंप्यूट नहीं किया है तो मैं सिंपली डीपी से कंप्यूट कर लूँगा 1 प्लस, अब मैं आगे जो फंक्शन होगा उसको कॉल करूँगा उसके कनेक्टेड नोड के साथ। तो इससे मेरा जो डीपी ऑफ नोड का आंसर मिल जाएगा मेरे को, ठीक है। और ये चीज़ मेरे को बार बार कंप्यूट नहीं करनी पड़ेगी, डीपी ऑलरेडी वो चीज़ स्टोर कर लेगी। तो अब जब मैं, जैसे मैं दिखाता हूँ कि जैसे मैं अगर मैं इस वाले नोड को कॉल करता हूँ तो क्या मैं बोल रहा हूँ कि इसका ऑलरेडी कंप्यूट है मेरे पास आंसर। जब मैं इस पे आया हूँगा, जब मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, समझो ये 1 है, ये 2 है, ये कुछ 3 है,
तो जो dp ऑफ 1 होगा वो कॉल आएगा 1 प्लस फंक्शन ऑफ 2, और जो फंक्शन ऑफ 2 है वो क्या करेगा, फंक्शन ऑफ 2 कॉल होगा, फंक्शन ऑफ 2 कॉल होगा, फंक्शन ऑफ 2 किसके बराबर कॉल होगा, 1 प्लस साइकिल की लेंथ, और ये हम ऑलरेडी स्टोर कर चुके हैं, मतलब dp ऑफ 3। तो ये अगर 1 प्लस 4 तो फंक्शन ऑफ 2 की वैल्यू हो जाएगी 4, और ऐसे ही इसकी वाली वैल्यू हो जाएगी 5। तो ऐसे मैं dp से कंप्यूट कर रहा हूँ ये वाली चीज़, और ये बार बार रिपीट नहीं होगी तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n ही होगी। तो ये हर एक नोड के लिए कंप्यूट करो और एंड में रिटर्न कर दो आंसर। तो यार दैट्स इट।